हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू को प्रैक्टिस करेंगे और ये सभी एमसीक्यू अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जुड़े हुए हैं। तो आपको बताना है कि आज आपने कितने करेक्ट आंसर किए और लास्ट में आपको फीडबैक देना है कमेंट बॉक्स में। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र के परमाणु शक्ति बनने का सही काल अनुक्रम है? आपको बताना है कि कौन सा देश पहले परमाणु शक्ति संपन्न बना, कौन उसके बाद। तो आपको इनको सही काल अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। और आपके ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत यूनियन, फ्रांस और चीन। ऑप्शन बी है अमेरिका, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ऑप्शन सी है सोवियत यूनियन, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस। और ऑप्शन डी है आपके सामने फ्रांस, चीन, ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत यूनियन। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर, जल्दी से बताइए। तो आई होप आप लोगों ने आंसर्स लिख दिए होंगे। लाइव चैट में आंसर लिखिए अभी। तो इसके लिए राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका, फिर सोवियत यूनियन, फिर ब्रिटेन, फिर फ्रांस और उसके बाद चीन। दुनिया में 8 देश हैं जो परमाणु हथियारों का सफलतापूर्वक विस्फोट कर चुके हैं और इनमें से 5 देश परमाणु अप्रसार संधि के अंतर्गत यानी एनपीटी के अंतर्गत, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी के अंतर्गत परमाणु हथियार राज्य के रूप में जाने जाते हैं। और ये 5 देश कौन से हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। परमाणु अप्रसार संधि में शामिल न होने वाले 3 देश जिन्होंने सफलतापूर्वक परमाणु विस्फोट किया है वो हैं भारत, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान। अब बात करते हैं कि इन देशों ने कब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। तो अमेरिका ने 16 जुलाई 1945 में, सोवियत यूनियन ने 29 अगस्त 1949 को, ब्रिटेन ने 3 अक्टूबर 1952 को और फ्रांस ने 13 फरवरी 1960 को, चीन ने 16 अक्टूबर 1964 को अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। बात करें भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया की, तो भारत ने 18 मई 1974 को पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में किया। पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को किया और उत्तर कोरिया ने 9 अक्टूबर 2006 को किया। परमाणु अप्रसार संधि क्या है? इसका उद्देश्य विश्व भर में परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के साथ साथ परमाणु परीक्षण पर अंकुश लगाना है। 1 जुलाई 1968 से इस समझौते पर हस्ताक्षर होना शुरू हुए और 5 मार्च 1970 से यह प्रभावी हुआ। अभी तक संधि पर हस्ताक्षर कर चुके देशों की संख्या क्या है? 191। इस संधि का प्रस्ताव आयरलैंड ने रखा और साइन करने वाला पहला देश कौन है? फिनलैंड। इस संधि के तहत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र किसे माना गया है? जिस देश ने या जिस राष्ट्र ने 1 जनवरी 1967 से पहले अपने परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिए हैं। और इसी के कारण भारत को परमाणु शक्ति संपन्न नहीं माना गया इस संधि के अनुसार, क्योंकि भारत ने 1974 में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया और इसके अकॉर्डिंग वही देश परमाणु शक्ति संपन्न है जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले अपने परमाणु परीक्षण कर लिए हैं। इसलिए भारत ने एनपीटी पर साइन नहीं किया है क्योंकि यह इसे भेदभावपूर्ण मानता है। उत्तर कोरिया ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए और इसका उल्लंघन किया और फिर इससे बाहर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। शीत युद्ध के प्रति यूएस दृष्टिकोण मूल रूप से किस में स्पष्ट किया गया है? निक्सन डॉक्ट्रिन में, मार्शल प्लान में, मुनरो डॉक्ट्रिन में या फिर ट्रूमैन डॉक्ट्रिन में? तो शीत युद्ध के प्रति यूएसए का दृष्टिकोण किस डॉक्ट्रिन में प्रस्तुत किया गया है? जल्दी से बताइए। तो इसके लिए राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ट्रूमैन डॉक्ट्रिन। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन में शीत युद्ध के प्रति यूएस दृष्टिकोण स्पष्ट किया गया है। अब ये ट्रूमैन डॉक्ट्रिन है क्या? ट्रूमैन सिद्धांत यानी ट्रूमैन डॉक्ट्रिन की घोषणा 12 मार्च 1947 को अमेरिकी राष्ट्रपति
हैरी एस ट्रूमैन द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 12 मार्च 1947 को। किसके द्वारा की गई थी? अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन द्वारा। ट्रूमैन सिद्धांत सोवियत संघ के साम्यवादी और साम्राज्यवादी प्रयासों पर नियंत्रण की एक अमेरिकी नीति थी, जिसमें दूसरे देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करने जैसे विविध उपाय अपनाए गए। उदाहरण के लिए अमेरिका ने ग्रीस एवं तुर्की की अर्थव्यवस्था और सेना के समर्थन के लिए वित्तीय सहायता का अनुमोदन किया। इतिहासकारों का मानना है कि इसी सिद्धांत की घोषणा से शीत युद्ध के आरंभ की आधिकारिक घोषणा चिन्हित होती है। शीत युद्ध के समय सोवियत संघ के विस्तार को रोकने की अमेरिकी नीति को ही ट्रूमैन सिद्धांत या ट्रूमैन डॉक्ट्रिन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। नाभिकीय युद्ध नीति के क्षेत्र में MAD से क्या आशय है? ऑप्शन नंबर ए है मिसाइल आर डेंजरस, ऑप्शन बी है मैमल्स आर डूम्ड, ऑप्शन सी मेक अमेरिका डाई और ऑप्शन डी है म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। तो MAD का फुल फॉर्म आपको बताना है, तो जल्दी से बताइए। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? MAD का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। अब ये म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन है क्या? मैड यानी म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन पारस्परिक रूप से आश्रित विनाश या पारस्परिक रूप से आश्वस्त निरोध एक सैन्य सिद्धांत है, जिसे परमाणु हथियारों के उपयोग को रोकने के लिए विकसित किया गया था। सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि परमाणु हथियार इतना विनाशकारी है कि कोई भी सरकार उनका उपयोग नहीं करना चाहती है। दोनों पक्ष अपने परमाणु हथियारों के साथ दूसरे पक्ष पर हमला नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों पक्ष संघर्ष में पूरी तरह से नष्ट होने की गारंटी दे रहे हैं, क्योंकि हर एक देश अधिक परमाणु शक्ति संपन्न बनने की कोशिश में है। और ऐसे में अगर कोई देश दूसरे देश पर परमाणु हथियारों से का उपयोग करता है तो अन्य देश भी परमाणु हथियारों का उपयोग करेगा, और ऐसे में दोनों ही देशों को जान और माल की हानि उठानी पड़ेगी। कोई भी देश जीत नहीं सकता और कोई भी पक्ष जीवित नहीं रह सकता। इसलिए कोई भी देश परमाणु युद्ध में शामिल नहीं होना चाहेंगे। तो ये MAD क्या है? एक सैन्य सिद्धांत है जो ये कहता है कि परमाणु हथियारों के उपयोग को रोकने के लिए विकसित किया गया है, और जो ये मानता है कि कोई भी देश परमाणु हथियारों के युद्ध में शामिल नहीं होना चाहेंगे। और ये जो MAD नाम है ये किसने दी? तो ये दिया है जॉन वॉन न्यूमैन ने। जॉन वॉन न्यूमैन ने इसे प्रतिपादित किया है MAD नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। युद्ध एक प्रकार से विदेश नीति होता है, यह किसका कथन है? कार्ल वॉन क्लॉज़विट्ज़ का, ऑप्शन बी है नेपोलियन बोनापार्टे का, ऑप्शन सी है क्विंसी राइट का, या ऑप्शन डी है हुगो क्लॉज़विट्ज़ का। तो किसने कहा है कि युद्ध एक प्रकार से विदेश नीति होता है? तो जल्दी से अपने आंसर को लाइव चैट में लिखिए, और 2 बजे आप लोग ज्वाइन करिएगा क्लास को, 2 PM। शेड्यूल चेक कर लिया करिए चैनल पर, और 2 PM पर ही ये क्लास होती है। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, कार्ल वॉन क्लॉज़विट्ज़ ने ये कहा है कि युद्ध एक प्रकार से विदेश नीति होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। भारत श्रीलंका समझौते का मुख्य प्रयोजन था। ऑप्शन ए है तमिलों के विरुद्ध भारत का युद्ध, ऑप्शन बी है श्रीलंका का विभाजन करने का भारत का इरादा, ऑप्शन सी है सिंघली और तमिलों के बीच सजाति विषयक संघर्षों की समाप्ति, और ऑप्शन डी है तमिल मिलिटेंट ग्रुप का वैधीकरण करना। तो भारत श्रीलंका समझौते का मुख्य प्रयोजन यानी उद्देश्य क्या था? जल्दी से अपने आंसर्स को लिखिए और बताइए इसके लिए क्या है राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी, सिंघली और तमिलों के बीच सजाति विषयक संघर्षों की समाप्ति भारत श्रीलंका समझौते का मुख्य प्रयोजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कि आने से पहले आप लोगों को ये फैक्ट याद रखना है। तो भारत और श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? मित्र शक्ति। और नौसेना अभ्यास का क्या नाम है? स्लीनेक्स। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि मित्र शक्ति किन दो देशों के बीच सैन्य अभ्यास है? तो आपको ध्यान में रखना है भारत श्रीलंका। और स्लीनेक्स किन दो देशों के बीच नौसेना अभ्यास है? तो ये भी भारत श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन APEC फोरम के बारे में क्या सही है, आपको ये बताना है। तो आप लोग बताइए, जल्दी से पढ़िए क्या है इसके लिए राइट आंसर, जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए है क्षेत्रीय समूह के प्रति अपेक्षाकृत सामान्य प्रवृत्ति का भाग। ऑप्शन बी है विश्व के आधे से अधिक GDP इनके पास है। ऑप्शन सी है सदस्य राज्य हैं जिसमें सत्तावादी शासन और लोकतंत्रात्मक शामिल है। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी सही हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या है इसके लिए राइट आंसर? जल्दी से आंसर्स को लिखिए अपने और बताइए कितने करेक्ट आंसर आप लोगों ने आज के दिन में किए हैं। आज के इस वीडियो में आपने कितने करेक्ट आंसर किए हैं, आप लोग लास्ट में जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो इसके लिए राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सही हैं। क्षेत्रीय समूह के प्रति अपेक्षाकृत सामान्य प्रवृत्ति का भाग है। विश्व के आधे से अधिक GDP इनके पास है। सदस्य राज्य हैं जिसमें सत्तावादी शासन और लोकतंत्रात्मक शामिल है। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी APEC, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग। 20 नवंबर 2020 को एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग फोरम की बैठक का आयोजन मलेशिया की मेजबानी में ऑनलाइन किया गया। कोरोना काल के कारण इसका मेजबान ऑनलाइन किया गया। किसने किया? मलेशिया ने किया। 2020 के फोरम का विषय क्या था? ऑप्टिमाइजिंग ह्यूमन पोटेंशियल टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट फ्यूचर ऑफ शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, पाइवट प्रायोरिटाइज प्रोग्रेस। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग वर्ष 1989 में स्थापित एशिया प्रशांत क्षेत्र में देशों के मध्य बढ़ती हुई परस्पर निर्भरता का लाभ उठाने के लिए एक प्रकार का क्षेत्रीय आर्थिक मंच है। 1989 में इसकी स्थापना होती है। इसका उद्देश्य क्या है? संतुलित, समावेशी, सतत, अभिनव और सुरक्षित विकास को बढ़ावा देकर क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण में तीव्रता लाकर क्षेत्र के लोगों को समृद्ध करना। APEC एशिया प्रशांत के सभी निवासियों के लिए वृद्धिशील अर्थव्यवस्था में भागीदारी हेतु सहायता प्रदान करने का कार्य करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि समान सेवाएं, निवेश और लोगों के लिए सीमा पारगमन में आसानी हो। एपेक में कुल 21 राष्ट्र हैं। ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, दारुसलाम, कनाडा, चिली, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, हांगकांग, चीन, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, पेरू, फिलीपींस, रूसी संघ, सिंगापुर, चीनी ताइपाई, थाईलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम। और एपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? सिंगापुर में। तो एपेक का फुल फॉर्म सबसे पहले आपको याद होना चाहिए। फुल फॉर्म क्या है इसका? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना कब होती है? 1989 में। ठीक है। 2020 में इसकी मेजबानी किसने की? मलेशिया ने। एपेक में कुल कितने राष्ट्र हैं? तो 21 राष्ट्र हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो सिंगापुर में है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। हेडक्वार्टर कहाँ है? सिंगापुर में। कुल कितने राष्ट्र हैं? 21 राष्ट्र हैं। 2020 में इसकी मेजबानी किस देश ने की है? मलेशिया ने की है। और एपेक का फुल फॉर्म क्या है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। स्थापना कब होती है? 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशन चार्टर मुख्यतः संबंधित है। ऑप्शन ए है पूर्णतः व्यक्तिगत मानव अधिकारों से संबंधित है। ऑप्शन बी है राज्यों के बीच संबंध से संबद्ध है। ऑप्शन सी है शांति, न्याय, स्वतंत्रता और आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों जैसे व्यापक विषयों के लिए है। ऑप्शन डी है बड़ी, मध्यम और छोटी शक्तियों के अधिकारों और कर्तव्यों के लिए है।
तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? जल्दी से आंसर्स को लिखिए और बताइए। तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शांति, न्याय, स्वतंत्रता और आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों जैसे व्यापक विषयों से संबंधित है यूनाइटेड नेशन चार्टर। 26 जून 2020 को वैश्विक समुदाय ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर करने की 75वीं वर्षगांठ बनाई है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र के माध्यम से किया गया, किंतु इसे 26 जून 1945 में एक घोषणा पत्र पर सदस्य देशों के हस्ताक्षर के बाद संयुक्त राष्ट्र चार्टर के रूप में स्वीकार किया गया। इस घोषणा पत्र पर संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 50 देशों ने हस्ताक्षर किए। पोलैंड बाद में चार्टर पर हस्ताक्षर करके उसके संस्थापक सदस्यों में शामिल हुआ है। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। संयुक्त राष्ट्र के मिशन और कार्य उसके चार्टर में निहित उद्देश्यों एवं सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होते हैं। तो 26 जून 2020 को वैश्विक समुदाय ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर करने की कौन सी वर्षगांठ मनाई है? 75वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 8। इंदिरा डॉक्ट्रिन को भारतीय विदेश नीति का विशेष पहलू माना जाता है क्योंकि इसमें परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए है भारत की विदेश नीति के लक्ष्य, ऑप्शन बी है यह भारत की सुरक्षा को क्षेत्र और भारत के पूर्व वर्चस्व से समीकृत करता है, ऑप्शन सी है भारत की सुरक्षा क्षेत्र से स्पर्शी है और विदेशी शक्तियों के लिए किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को भारत की सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है, और ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा अभिव्यक्त मत पड़ोसी देशों के लिए था। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? जल्दी से अपने आंसर्स को लिखिए लाइव चैट में और बताइए कि इंदिरा डॉक्ट्रिन को भारतीय विदेश नीति का विशेष पहलू क्यों माना जाता है, इसमें क्या परिभाषित किया गया है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, भारत की सुरक्षा क्षेत्र से स्पर्शी है और विदेशी शक्तियों के किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को भारत की सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 आता है आपके सामने, भारत के विदेश मंत्रालय के निम्नलिखित मंत्रियों का सही अनुक्रम बताना है आपको, और इसमें आपको 4 विदेश मंत्रियों के नाम दिए गए हैं और उनको आपको क्रमानुसार लगाना है। SM कृष्णा, अटल बिहारी वाजपेयी, प्रणब मुखर्जी, स्वर्ण सिंह, और आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप लोग जल्दी से ऑप्शंस को सिलेक्ट करिए और बताइए कि कौन से विदेश मंत्री पहले आएंगे, कौन उनके बाद। तो जल्दी से अपने ऑप्शंस को सिलेक्ट करिए। तो इसके लिए राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, सबसे पहले आएंगे स्वर्ण सिंह, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी, उसके बाद प्रणब मुखर्जी और उसके बाद SM कृष्णा जी। विदेश मंत्री की मुख्य जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करना होता है। अब तक कुल 29 लोग भारत के विदेश मंत्री का पद संभाल चुके हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला विदेश मंत्री थी। वह 6 सितंबर 1967 से 13 फरवरी 1969 तक इस पद पर रही थी। हालांकि उनके पास यह विभाग अतिरिक्त मंत्रालय के रूप में था। भारत की पहली फुल टाइम महिला विदेश मंत्री कौन थी? सुषमा स्वराज जी। भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर जी, जिन्होंने 30 मई 2019 को शपथ ग्रहण की। जयशंकर अमेरिका में भारत के राजदूत रह चुके हैं। तो कुल कितने विदेश मंत्री अब तक हो चुके हैं? 29। श्रीमती इंदिरा गांधी पहली विदेश मंत्री है। अगर आपसे सिर्फ पूछा जाए कि भारत की पहली विदेश मंत्री कौन है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली फुल टाइम विदेश मंत्री कौन है, तो वो हैं सुषमा स्वराज जी। महिला फुल टाइम विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी जी को अतिरिक्त मंत्रालय के रूप में ये पद दिया गया था। वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आता है आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक परंपरा को निम्नलिखित के नाम से भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक परंपरा को और किस नाम से जाना जाता है, आपको ये बताना है। और आपके ऑप्शन नंबर ए है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एंग्लो अमेरिकन स्कूल, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का इंग्लिश स्कूल,
ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का यूरोपियन स्कूल और ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का वैकल्पिक स्कूल। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक परंपरा को किस नाम से जाना जाता है? जल्दी से राइट आंसर्स को लिखिए। तो क्या है इसके लिए राइट आंसर? तो इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का इंग्लिश स्कूल अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक परंपरा को कहा जाता है। तो आज की वीडियो के ये क्वेश्चन थे और आपको बताना है कि आपने कितने करेक्ट आंसर किए हैं, 10 में से आपके कितने नंबर हैं। तो आप लोग ये बताएंगे, अपना फीडबैक शेयर करेंगे और अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।